नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 29 और आज के इस लेक्चर का टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल। या इसका दूसरा नाम क्या है? स्टोक्स थ्योरम, या फिर इसका तीसरा नाम क्या है? कर्ल्स थ्योरम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने? डाइवर्जेंस थ्योरम या बोल सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस का डिस्कस किया था। और उससे पिछले लेक्चर में क्या किया था हमने? जो ग्रेडियंट थ्योरम होती है या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट होती है उसे हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और मैं ये आशा करता हूं कि आपने वो वीडियो देख ली होंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप उनको देख के इसे देखने को आओगे तो आपको यह बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल। सबसे पहले यहां पर एक वर्ड आया क्या? कर्ल। कर्ल क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, कर्ल क्या दिखाता है? किसी वेक्टर की जो रोटेशनल प्रॉपर्टी को जो दिखाने वाली चीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कर्ल बोलते हैं। तो ऐसे ही बोल सकते हैं, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंट कि हाउ मच वेक्टर फील्ड इज कर्लिंग या फिर हाउ मच वेक्टर फील्ड इज रोटेटिंग। कोई वेक्टर फील्ड कितना रोटेट हो रहा है, इस बात को कौन रिप्रेजेंट करता है? उस वेक्टर फील्ड का कर्ल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन ये है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल होती है ये क्या चीज है? ओके, तो पहले थोड़ा बहुत कुछ अजम्पशन मान लें। तो ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि अभी लिखना मत, अभी मैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखाऊंगा। तो थोड़ी देर अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है? एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये तो कोई नई बात नहीं है आपके लिए, बहुत बार बना दिया। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। तो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया मैंने यहाँ पर। अब क्या अज्यूम करो, क्या चाहिए हमको? कर्ल चाहिए। और कर्ल किसका निकलता है? किसी एक वेक्टर फील्ड का निकलता है। और वो वेक्टर फील्ड कैसा होना चाहिए? कर्ल कर रहा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा वेक्टर फील्ड बनाता हूँ, किस तरीके का? इस तरीके का। क्या ये वेक्टर फील्ड कर्ल कर रहा है? आंसर है ये वेक्टर फील्ड कर्ल नहीं कर रहा है। तो हमारा वेक्टर फील्ड ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज तुमको क्या है? पता है। तो वेक्टर फील्ड कैसा होना चाहिए? यानी उसमें कर्लिंग की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो कर्लिंग की प्रॉपर्टी कहने का मतलब हमारा वेक्टर फील्ड कुछ इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज माय वेक्टर फील्ड। तो इस तरीके से क्या है हमारा? ये एक वेक्टर फील्ड है। ठीक है, ऐसे आर्बिट्री वेक्टर फील्ड मैंने अज्यूम कर लिया कि इस तरीके का मेरे पास क्या है? कोई एक वेक्टर फील्ड है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस वेक्टर फील्ड में एक सरफेस रख रहा हूं। ठीक है, क्या रख रहा हूं? एक सरफेस। कोई भी एक सरफेस हो सकती है, एक आर्बिट्री सरफेस अज्यूम कर लूं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या बोल दिया? एक सरफेस अज्यूम कर ली। लेट अस से दिस इज माय सरफेस। कुछ भी हो सकती है सरफेस। इस तरीके से मैंने क्या अज्यूम कर लिया? दिस इज माय सरफेस। ये क्या है? ये एक्स वाई जेड प्लेन है। मैंने एक सरफेस क्या कर दी? इस तरीके से रख दी। सरफेस का मतलब एक 2 डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, जिसका शेप यहाँ पर डिटरमाइंड नहीं है कि किस शेप की है। ठीक, तो अगर ये सरफेस है तो ये तो सरफेस हो गया इसका ये वाला। और ये जो चीज है, जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये क्या है? दिस इज बाउंड्री ऑफ सरफेस। जहां पर सरफेस खत्म हो रहा है वो क्या है? बाउंड्री ऑफ सरफेस है। तो ये चीज क्या है? दिस इज बाउंड्री ऑफ सरफेस। और ये क्या है? मेरा सरफेस है। अगर मैं एक स्पेसिफिक सरफेस की बात करूं, जैसे मेरे पास क्या होता है? एक सर्कल या बोल सकते हैं डिस्क। डिस्क क्या है? एक सरफेस है। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, मेरे पास थी एक, हाँ इधर रखिए। तो ये देखो, ये डिस्क है। ठीक है, इसके हेल्प से कर्ल पढ़ा था हमने, याद है आपको? ठीक है, ये डिस्क है हमारी। ये डिस्क, ये जो चीज है ये क्या है? सरफेस है। और ये क्या है? इस सरफेस की बाउंड्री है। समझ में आई बात? तो बाउंड्री क्या है यहाँ पर? ये चीज है। तो बाउंड्री किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। जो कर्व अभी क्या है मेरे पास इस पर्टिकुलर केस में? ये कर्ल क्या है? एक सर्कल है। ठीक है, यानी अलोंग सर्कल बोल सकते हैं। अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो किसके अलोंग मूव करूंगा? मैं एक सर्कल के अलोंग मूव करूंगा। अगर मैं ये बोलूं मैं इस सरफेस की बाउंड्री के अलोंग मूव कर रहा हूं, एक्चुअली मैं किसके अलोंग मूव कर रहा हूं? इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा हूं, जिसका शेप कैसा है? सर्कुलर है। और ये जो चीज है, ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है आपको, मेरे केमिक के साथ मैच कर रहा है, ये चीज क्या है? हमारा सरफेस है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो यहां पर ये जो चीज है ये क्या है? मेरी सरफेस है। लेट अस से दिस सरफेस इज एस। ये सरफेस क्या है? एस है। और ये जो चीज है जो दिख रही है आपको ये काली लाइन से, ये क्या है? मेरा कोई कर्व है। लेट अस से दिस कर्व इज सी। ठीक है, और इस केस में वो कर्व क्या है? एक स्पेसिफिकली डिफाइन है एंड दिस कर्व इज सर्कल। ठीक है, कैसे है? ये सर्कुलर कर्व है, लेकिन मैंने इसको क्या बोल दिया? सी नाम बोल दिया। अब देखो, अब कर्ल थ्योरम क्या बोलती है? कर्ल थ्योरम बोलती है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड एफ। इस वेक्टर फील्ड को क्या नाम दे देता हूं मैं? एफ नाम दे देता हूं। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं? सरफेस इंटीग्रल ऑफ, ध्यान सुनना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर दिस सरफेस एस। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, तो इसे मत लिखना, सबसे पहले लिखो स्टेटमेंट लिखो, या फिर इसको बना दो, साइड में से बना दो और यहां लिखो इस तरीके से स्टेटमेंट। क्या लिखोगे? स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट क्या बोलता है? सबसे पहले मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखें तो ये बोलती है कि कर्ल ऑफ, क्या? कर्ल ऑफ, कर्ल मतलब दिस
यानी डेल क्रॉस एफ, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन, या फिर हाँ कर्ल, या फिर बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन ओवर सरफेस एस। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल को ऐसे दिखाते हैं, और किसके लिए, इस सरफेस एस के ऊपर। ठीक है, ये सरफेस एस में जो इस कर्ल ऑफ एफ का जो क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल होगा, वो किसके बराबर होगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ अलोंग दिस बाउंड्री, या फिर लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ अलोंग दिस कर्व सी। और जो कर्व सी है वो कैसा कर्व है, एक क्लोज कर्व है। अगर दिख रहा है आपको तो जो कर्व सी है वो कैसा है, एक क्लोज कर्व है। तो ऐसे क्या कर सकता हूं, देखो मैं, तो दिस विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ अलोंग दिस क्लोज कर्व सी। तो लाइन इंटीग्रेशन कैसे कहते हैं, एफ डॉट डी एल, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, हमारी कर्ल थ्योरम है। ये चीज क्या है, हमारी कर्ल थ्योरम है। ठीक है, तो इस थ्योरम में थोड़ी देर तो ऐसा लगता है कि हमें विश्वास क्यों करें, ये कैसे हो गया, मतलब ये तो मतलब ऐसी बातें कर दे रहा है जो कभी पॉसिबल है ही नहीं कि सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल। लेकिन अगर आपने इससे पिछले लेक्चर देखे हैं तो हमने इससे खतरनाक चीज़ों पर क्या कर रखा है, विश्वास कर रखा है। कि पिछले लेक्चर में जब डाइवर्जेंस थ्योरम हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने क्या बोला था कि जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है वो सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। लेकिन वहाँ पर क्या थी, कुछ कंडीशन थी। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर भी क्या होगी, कुछ कंडीशन होगी। ठीक है, सबसे पहले जो मैथमेटिकल रूप हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको एक थ्योरेटिकल रूप दे दें। ओके, तो पहले आप डायग्राम बनाओ, फिर ये लिखो, या फिर पहले ये लिखो, या फिर साइड में ऐसे डायग्राम बना दो। ठीक है, अच्छे बच्चों की तरफ। ठीक है, तो और इसके नीचे फिर इसका क्या लिखो, जो थ्योरेटिकल रूप है वो लिखो। मैं लिखूं, मैं स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले लिखो क्या, कर्ल ऑफ, या फिर सरफेस इंटीग्रल ऑफ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड एफ, वेक्टर फील्ड एफ ओवर ए सरफेस, ओवर ए सरफेस एस, ओवर ए सरफेस एस, surface S is equal to, surface S is equal to line integral of vector field F, vector field F along curve C, along curve C। ठीक है, along कर्व C, और हम ब्रैकेट में लिख देना कि जो मेरे पास ये कर्व कौन सा है, ये C जो कर्व लिया है कौन सा है, ये कर्व एक्चुअल में क्या है, इस सरफेस की बाउंड्री है। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, दिस कर्व C इज इनक्लोज्ड, या फिर बोल सकते हैं दिस सरफेस S इज इनक्लोज्ड बाय कर्व C। ठीक है, अगर ये क्या है, मेरे पास एक सरफेस है। ठीक है, और इस सरफेस की जो बाउंड्री है, सॉरी इस सरफेस की जो बाउंड्री है, हाँ बाउंड्री बोल सकते हैं, इस सरफेस की जो बाउंड्री है इसने क्या कर रखा है, इस सरफेस को इनक्लोज कर रखा है, इसको घेर रखा है। ठीक है, अगर मैं इसके लिए क्या बनाना चाहूँ, एक ऐसे चूड़ी बनाना चाहूँ जिसकी डायमीटर इसके डायमीटर के बराबर हो, तो वो क्या है, एक सर्कुलर कर्व है जो क्या करेगा, इसको घेरेगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि जो सी यहाँ पर जो हमने ले रखा है वो क्या है, स्पेसिफिक सी है जिसने क्या कर रखा है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी सी कहीं से उठाकर रख दो। ठीक है, मान लिया मैंने यहाँ पर एक नया सी ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ये इस सी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, वो सी कौन सा है, जिसने इस सरफेस को घेर रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सरफेस एस, या फिर ऐसे लिखो एस इज इनक्लोज्ड बाई सी। ठीक है, जो एस है उसको किसने इनक्लोज कर रखा है, सी ने इनक्लोज कर रखा है। तो उसके लिए जो हमारी कर्ल थ्योरम है वो ये है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका थ्योरेटिकल वर्जन हो गया। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो मैं पहले लिख रहा हूँ फिर उसको समझ रहा हूँ। एक्चुअल में आप मैं लिखते लिखते क्या हो जाओगे, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो मैं ऐसे लिखूंगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ, ठीक है लिखते चलना आप भी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड एफ। ठीक है, क्या लिखा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड एफ ओवर a surface S, over a surface S is given by value of vector field at boundary of surface, ठीक है, एट बाउंड्री ऑफ सरफेस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आपको, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ तो सेम है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर एफ ओवर ए सरफेस एस इज गिवन बाई, देखो यहाँ तो सही है, इज इक्वल टू इज गिवन बाई, सेम हुआ, बाई द वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड एट द बाउंड्री ऑफ सरफेस। ठीक है, अब बाउंड्री ऑफ सरफेस क्या है,
कर्व है, तो जो कर्व पे वेक्टर फील्ड की जो वैल्यू होगी, यानी क्या इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इस जो यहाँ से यहाँ तक जो वर्डिंग कर रखी है इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड। वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड का मतलब कि इस कर्व के अलोंग इस वेक्टर फील्ड की वैल्यू, यानी लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगी, इसकी एक अनदर डेफिनेशन होगी। और कभी कभी ऐसे ही बोल सकते हैं हम, देखो अगर ध्यान से सुनोगे आप तो हम ऐसा बोलेंगे, तो ये चीज़ क्या है, तो दिस इज एक्चुअली, हमने पढ़ा था जब हम सरफेस इंटीग्रल पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि सरफेस इंटीग्रल इज नथिंग बट एक्चुअली फ्लक्स। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर इज एक्चुअली फ्लक्स ऑफ दैट वेक्टर विच इज पासिंग थ्रू दैट सरफेस। ठीक है, किसी सरफेस के सरफेस इंटीग्रल से क्या मतलब होता है कि किसी क्या बोला मैंने, कि सरफेस के सरफेस इंटीग्रल से, वाह, किसी वेक्टर के सरफेस इंटीग्रल से क्या मतलब होता है कि किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है कि उस सरफेस से उस वेक्टर का कितना फ्लक्स क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दिस इज फ्लक्स ऑफ नॉट वेक्टर एफ, दिस इज फ्लक्स ऑफ कर्ल एफ। ठीक है, दिस थिंग इज कर्ल ऑफ, सॉरी हाँ, दिस इज फ्लक्स ऑफ कर्ल एफ, क्योंकि कर्ल एफ क्या होगा, वेक्टर होगा, और अगर इसका सरफेस इंटीग्रल है तो ये क्या है, कर्ल ऑफ एफ का फ्लक्स है विच इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस एस। And what is this thing? This is line integration, and we know line integration nothing but work done. ठीक है, अगर ये फोर्स होता तो हम क्या लिखते थे, इसको वर्क डन लिख देते, लेकिन अभी कुछ नहीं है, हम अभी एफ के बारे में हमको कुछ पता नहीं है, तो उसको हम ऐसे रहने देंगे। ठीक है, क्लियर है बात। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी हम बोल सकते हैं कि एक और डेफिनेशन लिख दो, हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लक्स ऑफ कर्ल ऑफ फ्लक्स ऑफ कर्ल ऑफ एफ, एफ के ऊपर वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर एफ, तो फ्लक्स ऑफ कर्ल ऑफ एफ थ्रू एनी सरफेस, थ्रू, यहाँ पासिंग थ्रू लिखो, अच्छा लगेगा, क्या लिखो, पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज गिवन बाई ऊपर की लाइन रिपीट कर दो, इज गिवन बाई वैल्यू ऑफ एफ एट द बाउंड्री ऑफ सरफेस, एट द बाउंड्री ऑफ सरफेस। ठीक है, ओके, क्लियर है बात आपको इतनी, ओके। एट द बाउंड्री ऑफ सरफेस, एट द बाउंड्री ऑफ सरफेस, इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं हम कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एट द बाउंड्री ऑफ सरफेस। ठीक है, या फिर ऐसा बोल दो, लाइन इंटीग्रेशन एनी सरफेस, यहाँ पर एस लिख दो ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख दो, इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ से यहाँ तक लाइन लिखी है इसका मतलब हुआ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ अलोंग सी, जो सी है वो क्या है एक्चुअल में उस सरफेस एस की क्या है, बाउंड्री है। इतनी बात क्लियर है आपको, ओके। ठीक, अब देखो, अब थोड़ा सा क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पर जो वेक्टर f है वो क्या है, जो ds है वो क्या है, जो dl है वो क्या है। आपको पता है ये सब चीज़ क्या है, लेकिन एक बार आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे एज ए मतलब गुड स्टूडेंट हमको ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एक बार लिखें, तो इसे मिटाता हूँ मैं, फिर लिखते हैं कि यहाँ पर n वेक्टर क्या है। ठीक है, n वेक्टर में यहाँ पर मस्त कहानी आने वाली है, अभी देखना। ओके, जो f है वो क्या है और जो ds है वो क्या है। सबसे पहले तो जो f है वो आप सबको पता है, f इज वेक्टर फील्ड। ठीक है, क्योंकि एफ में भी क्या आ गई, कुछ कहानी आ गई। देखो जो एफ है मेरा वो क्या है, मेरा वेक्टर फील्ड है। कैसा है, वेक्टर फील्ड है। अब इसमें कैसा होना चाहिए, क्या कोई भी वेक्टर फील्ड हो सकता है, नहीं, ओनली दोज वेक्टर फील्ड विच आर डिफाइंड। ठीक है, डिफाइंड ऑन द सरफेस, कोई सरफेस लिया हमने, उस वेक्टर फील्ड ने क्या होना चाहिए, उस सरफेस पर डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, उस सरफेस पर उसकी कुछ न कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही उस सरफेस की बात करेंगे उस सरफेस पर किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ऐसा वाला वेक्टर फील्ड नहीं चलेगा। तो वेक्टर फील्ड कैसा होना चाहिए, पहले तो डिफाइन होना चाहिए। दूसरा कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। कर्ल निकालने का मतलब एफ का क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसने डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो दिस मस्ट बी, एफ मस्ट बी डिफाइंड। तो ये कैसा होना चाहिए, डिफाइंड ऑन द सरफेस एस, ऑन द सरफेस ऑन, डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस एस, ऑन द सरफेस एस, एंड विल बी एंड डिफरेंशिएबल। कैसा होना चाहिए, एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है,
Bl कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात आपको। तो ये तो इसका पहला गुण हो गया F के लिए। दूसरी चीज क्या, जो ds है वो क्या है मेरे पास, दिस इज ds इज ऑब्वियसली बात एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। तो ये चीज क्या है मेरे पास, सरफेस पर एरिया एलिमेंट है। और dl क्या है यहाँ पर, तो dl इज लाइन एलिमेंट ऑन सी। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, लाइन एलिमेंट या फिर इनफाइनाइटिजिमल डिस्प्लेसमेंट बोल दो इसको, क्या बोल दो, इनफाइनाइटिजिमल डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज क्या है मेरा, इनफाइनाइटिजिमल डिस्प्लेसमेंट ऑन सी। ठीक है, जो कर्व सी है उस पर वो इनफाइनाइटिजिमल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, एन कैप की। किसकी बात करते हैं, एन कैप। तो दिस इज नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस या फिर यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। तो दिस इज यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। नाउ अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। नाउ क्वेश्चन है तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एन कैप इन स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम के केस में जो डायरेक्शन ऑफ एन कैप होती है वो क्या होती है, एक चीज तुमको पता है, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस। अगर मैं कोई भी एक सरफेस ले लेता हूं, ठीक है, इस तरीके से मैंने सरफेस ले लिया है। अब देखो, अगर ये सरफेस एस है तो दिस इज माय सरफेस एस एंड दिस इज बाउंड्री ऑफ दिस सरफेस सी। ठीक है, अब देखो ये एन कैप क्या होगा, फिर अब जो एन कैप है ये क्या होगा, तो यहां पर एन कैप दो हो सकते हैं। एक कैसे हो सकता है, देखो, वन विल बी लाइक दिस, एक ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, एक एन कैप ऐसे हो सकता है और दूसरा कैसे हो सकता है, इसके नीचे से नीचे यहाँ को। ठीक है, तो देयर आर टू एन कैप पॉसिबल। तो हियर वी हैव टू पॉसिबिलिटी, देयर हियर, मतलब यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है या नहीं है, एक ऊपर को हो सकती है और एक नीचे को हो सकती है। जैसे ये मेरा क्या है, सरफेस है, ये मेरा सरफेस है, तो यहाँ पर एक एन कैप तो ये हो सकता है। ठीक है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है और ये भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो इनमें से कौन सा होगा, क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा होगा। तो आंसर है राइट हैंड रूल। तो वी हैव टू यूज हियर राइट हैंड रूल। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो व्हाट इज, तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, इनमें से कौन सा होगा, कौन सा एन कैप हम लेंगे। ठीक है, ऊपर वाला है नीचे वाला, आंसर कौन देगा, एन कैप। ठीक है, तो आंसर लिखो, आंसर डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एन कैप कैसे देते हैं हम, राइट हैंड रूल से देते हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा कि राइट हैंड रूल क्या है। ठीक है, वो सीखते हैं। चलो इसको ये मिटा दूं। ठीक है, ये राम कहानी लिख दी आपने, आई होप लिख ली होगी, तो मैं इसे मिटाता हूं। ठीक है, स्टेटमेंट तो हमें याद है ही, स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। राइट हैंड रूल, अब देखो, चलो राइट हैंड रूल, तो क्या होता है राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। तो इस राइट हैंड रूल के लिए हमें किन किन चीज का यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वो देख लूं। तो इसके लिए मुझे चाहिए क्या, एक अपना अंगूठा चाहिए, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं शायद, और इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल फिंगर। तो हमको तीन उंगली की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, एक थंब और एक यहाँ अंगूठा थंब, एक ये इंडेक्स फिंगर, आई थिंक इसको इंडेक्स से ही बोलते हैं ना, और एक हमको क्या चाहिए, मिडिल फिंगर चाहिए। तो हमको तीन चीज़ें चाहिए, एक क्या चाहिए हमको, थंब चाहिए अपना, तो एक क्या चाहिए हमको, थंब चाहिए, और एक क्या चाहिए हमको, इंडेक्स फिंगर चाहिए, क्या चाहिए, इंडेक्स फिंगर। ठीक है, और एक हमको क्या चाहिए, मिडिल फिंगर। ठीक, क्या चाहिए, मिडिल फिंगर। ओके, नाउ अब अगर ये चीज चाहिए हमें, तो इनमें से हर चीज कुछ न कुछ, किसी न किसी चीज को क्या कर रही होगी, रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो जो पहली चीज है मेरे पास, ये जो चीज है ये रिप्रेजेंट करती है मूवमेंट इन सी, या डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन सी। किसको रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन सी। ठीक है, जो सी कर्व है, उस कर्व में हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे ये कर्व है ना, दिस इज सी, ठीक है, दिस वन इज सी, तो सी कर्व है, इस समय कैसे मूव कर रहा हूं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस डायरेक्शन विल रिप्रेजेंटेड बाय थंब। तो इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, मेरे को थंब करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान सुनना। और नेक्स्ट इज
इंडेक्स फिंगर, तो इंडेक्स फिंगर क्या दिखाएगी, इंडेक्स फिंगर विल बी टेंजेंट टू द सरफेस, ठीक है। तो ये क्या होगी मेरी टेंजेंट टू द सरफेस, जो इंडेक्स फिंगर होगी वो क्या होगी, टेंजेंट टू द सरफेस, ये क्या होगी, सरफेस के सरफेस के टेंजेंट होगी। सरफेस के टेंजेंट कहने का मतलब ये मेरा सरफेस है, ये इंडेक्स फिंगर है, इसमें टेंजेंट, ये टेंजेंट हुआ या फिर ये टेंजेंट, तो ये टेंजेंट ऐसे होता है तो इसमें टेंजेंट होगी, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे बोलते हैं इनटू द सरफेस, सरफेस के अंदर जाएगी, ठीक है, इस तरीके से ये। तो ये क्या है मेरे पास, टेंजेंट टू द सरफेस, समझ में आया, टेंजेंट टू द सरफेस। तो ये ऐसे होगी और ये किसके डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, मूव करेंगे कर्व में। ओके, नाउ थर्ड जो है, तो दिस विल डायरेक्शन ऑफ एन कैप, तो ये क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो अपने आप ही ये जो होगी किस डायरेक्शन में चली जाएगी, एन कैप की डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, डायरेक्शन ऑफ एन कैप आ जाएगा। तो दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, किस डायरेक्शन में हो जाएगा मेरे पास, एन कैप डायरेक्शन में, अपने आप ही क्या हो जाएगी, हमारी मिडिल फिंगर पॉइंट हो जाएगी, ठीक है। अब निकालें, अब इधर देखो, अज्यूम करो यहाँ पर कहीं चल रहा हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, कहीं चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, मैंने एरो बना दिया यहाँ पर, इस तरीके से चल रहा हूँ, ठीक। अब देखो ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर बनाओ इसको, ये ऐसे, ये इससे रिप्रेजेंट कर दो, ठीक। यहाँ पर दो नॉर्मल हो सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, कौन सा वाला होगा वो देखो सॉरी, कहाँ को मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये उस डायरेक्शन, तो राइट हैंड का यूज करना है, ठीक है। तो राइट हैंड मेरा यही है, तो दिस थिंग, ठीक, नाउ दिस विल बी द, ऐसे रखूँ तो दिस विल बी द टेंजेंट एंड दिस थिंग मिडिल फिंगर, ये तो कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर, कहाँ की ओर, ऊपर की ओर, कहाँ की ओर, ऊपर की ओर। तो नीचे वाला होगा वो वैलिड नहीं है, कौन सा वाला एन कैप आएगा मेरे पास, ऊपर वाला। क्लियर होगी बात, तो कौन सा वाला आएगा, ऊपर वाला आएगा। अगर मैं क्या करूं, अपने मूव करने की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे मूव कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर अगर मैं मूव करूं तो ऐसे बना सकता हूं, आप खुद को मूव करता हुआ, ठीक है। ऐसे मैं उस कर्व में चल रहा था, ओके ना। अभी मैं कहीं चल रहा हूं, ठीक है, ऐसे चल रहा हूं, ठीक। और ये मेरी सरफेस है, दिस इज सरफेस एस एंड दिस इज कर्व सी। तो ये चीज़ क्या है, मेरा कर्व सी है और ये सरफेस एस है। मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल वेक्टर चाहिए, ठीक है, यूनिट नॉर्मल चाहिए। देखो अभी कैसे मूव कर रहा हूँ, उस डायरेक्शन में, यानी कहाँ की ओर, उधर की ओर। तो लाइक दिस, तो दिस इज द डायरेक्शन, कैसे बनाऊंगा, ठीक है, मैं दिखूंगा नहीं, आपको दिख रहा हूँ, देखो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये ऐसे मूव कर रहा हूँ, ऐसे मूव कर रहा हूँ, ठीक, यानी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ। तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड दिस विल बी द टेंजेंट एंड दिस मिडिल फिंगर इज पॉइंटेड डाउनवर्ड। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अवर यूनिट नॉर्मल। तो कैसे होगी डायरेक्शन मेरी, ऐसे हो जाएगी। तो दिस इज एन कैप, तो इस केस में एन कैप क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, ठीक है। एक आध और कर लें, ठीक। तो इसे एग्जाम्पल ले लो, तो दिस इज एग्जाम्पल 1 एंड दिस इज एग्जाम्पल 2, ठीक है। एक और ले लो, कुछ ऐसे बोल दो, ठीक। तो ये है मेरे पास एक सॉफ्टी की कोन है, ठीक। तो इस तरीके से, और ये पूरा सरफेस है यूँ करके, ठीक है, ये पूरा क्या है, सरफेस है। और ये मेरा कर्व है, ठीक है। और मैं इसमें ऐसे मूव कर रहा हूँ, कैसे, इस तरीके से, ठीक, ऐसे कुछ मूव कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर मतलब ये जो है ऊपर से, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा हूँ। मैं नहीं बोल सकता, अगर मैं इसमें मूव नहीं कर सकता तो चींटी मूव कर रही है इसके ऊपर, ठीक है। जो सॉफ्टी लगी थी, सॉफ्टी हमने खा ली, तो बचा क्या था, थोड़ा थोड़ा मीठा बचा था, चींटी खाने आ गई। चींटी उस पर क्या कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है, किसके, उसके बाउंड्री में यूँ करके क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। और इस डायरेक्शन मूव कर, तो दिस इज कर्व सी, और ये इसका क्या है, सरफेस है, तो दिस इज सरफेस। तो ये चीज़ जो है वो क्या है, हमारी एस है। तो हमें क्या निकालना है कि जो यूनिट नॉर्मल होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। एक बार निकालो, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, तो दिस इज क्वेश्चन 3, ठीक है। तो इसमें ट्राई करो कि जो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल होगी वो कहाँ की ओर होगी। मैं एक और लिखता हूँ तो कुछ ऐसे है मेरे पास, ठीक है। इसको बना हुआ तब तक मैं इसे बना रहा हूँ यहाँ पर, बना। ठीक है, ओके। यहाँ पर बताना है डायरेक्शन, हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर दे रखा है, लेकिन हमको बताना है कि हम किस डायरेक्शन में घूमेंगे। इधर बताओ पहले, तो इधर कैसे घूम रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर मूवमेंट, और इसका जो सरफेस होगा वो कहाँ की ओर होगा, ऐसे अंदर की ओर। तो ऐसे रखा वहाँ पर, मिडिल फिंगर उठाओ, कहाँ की ओर होगा, ऐसे अंदर की ओर, ठीक है, यूँ करके आ जाएगा। ओके, देखना एक बार, ठीक है, विजुलाइज करना खुद से एक बार। तो ये होगा डायरेक्शन, तो दिस इज माई एन कैप, और यहाँ पर भी तो दिस इज अवर एन कैप। कुछ तो मेरे को पता है वो लेफ्ट हैंड से कर रहे होंगे, उनका आंसर तो वैसे ही क्लिक आया होगा, ठीक है, मुझे विश्वास है आप पे। ओके, तो ये हो जाएगा, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ एन कैप। इधर बताओ, इधर क्या बतानी है, तो C1 और C2 होगी,
कर्व में हमको किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। सबसे पहले किसका देखो, C1 के लिए देखो यूनिट वेक्टर कहाँ की ओर है, बाहर की ओर। ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, ठीक है। ये वाले जो ऐसे बोल दो, ये सिलेंडर है और यहाँ पर है, और यूनिट वेक्टर कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है, ठीक है। तो और ये सरफेस है यूँ करके, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर बाहर की ओर है, ये सरफेस है, सरफेस पर टेंजेंट हो गया यूँ करके, ओके। ये बाहर की ओर है, तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी कैसे, ऐसे, यानी कहाँ की ओर, इस डायरेक्शन, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको मिटाऊं तो इसको मैं पीछे वाला है, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज होता है, ये पीछे वाला है, जो डॉट डॉट है पीछे वाला मतलब पार्ट है, तो कैसे आ जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्शन। यहाँ बताओ जो C2 में होगा वो कहाँ की ओर होगा, देखो C2 यानी ये हो गया C2, ठीक है। यहाँ है देखो ऐसे कुछ होगा, ऐसे देखो, ये ऐसे है, ठीक, कैसे, ऐसे, ये ऐसे है, ये टेंजेंट हो गया इस पर, ये बाहर की ओर है, ठीक है, क्योंकि ये बाहर की ओर है यूँ करके, सरफेस पे ऐसे बाहर की ओर है, यहाँ ऐसे है देखो, तो कैसे घुमाना पड़ेगा हमको, ऐसे, यानी कैसे, क्लॉकवाइज। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर, तो अगर ये पीछे वाला बोलो मैं इसको, ठीक है, तो क्लॉकवाइज यानी ऐसे, तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। तो डायरेक्शन समझ में आया कि स्टोक्स थ्योरम में जो एन कैप है उसकी डायरेक्शन को हम कैसे लिखेंगे, तो हम कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी हो गए, मस्त हो गया, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, वो किसकी बात करते हैं, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं। तो हिंट डालो क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसे मिटा दूं, ठीक। तो ये रूल लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग हिंट डालो फटाफट, हिंट डालो क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसी को पता है तो बताओ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ओके। सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम है क्या, उसे लिखो। क्या होती है हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन या फिर सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ क्या है, कोई वेक्टर फील्ड है, डॉट एन कैप इंटू ds, एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, क्लोज, यहाँ क्लोज आता है, ध्यान देना, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ अलोंग कर्व C, एंड दिस इज वेक्टर f डॉट दिस इज dl, ठीक है, ऐसे लिख दिया। नाउ इसका क्या लिखना है हमको, ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखना है। अब देखो कैसे देखेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी कंसिडर वी हैव सरफेस C1 C2 C3, मेरे पास एक से ज़्यादा सरफेस है, कोई इस तरीके से है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक चीज़ तो ये है, यहाँ बनाऊँ तो दिस इज माई कर्व, ठीक है, एक कोई कर्व है, तो यहाँ पर एक सरफेस होगी, दिस इज सरफेस, तो ये क्या है मेरे पास सरफेस है, लेट अस से दिस सरफेस इज S1, ये सरफेस का नाम क्या बोल दिया मैंने, S1 बोल दिया। यहीं पर मैं एक सरफेस और बना सकता हूँ, कुछ तरीके से बना दिया मैंने, तो लाइक दिस, तो दिस इज अगेन ए सरफेस, एक फुटबॉल को आधे से काट दिया, ठीक है, एंड दिस इज सरफेस S2, तो ये सरफेस क्या है मेरे पास, S2 है। मैंने एक और सरफेस बना दी, यहाँ पे तीनों अलग अलग जगह है, ठीक है, लेकिन तीनों की जो बाउंड्री है वो सेम है, ये बोलना चाह रहा हूँ। एक सरफेस मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, दिस इज माई अनदर सरफेस, ये क्या है, कोन है, ये सरफेस क्या है मेरे पास, कोन है, आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम का कोन है, तो दिस इज माई सरफेस S3, ये क्या है मेरे पास, सरफेस S3 है। मुझे क्या करना है, अगर मैं ये बोलूँ कि सरफेस S1 के लिए, ठीक है, सरफेस S1 के लिए जिसकी बाउंड्री क्या है, ये है, तो दिस इज बाउंड्री, तो दिस वन इज C फॉर ऑल थ्री सरफेस इज सेम, तीनों सरफेस के लिए जो C है वो क्या है, सेम है। ध्यान सुनना बात को, जो तीनों सरफेस है यानी S1 S2 S3 तीनों के जो C है वो क्या है, सेम है। तो अगर मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट करूँ, ये कैलकुलेट करूँ क्या, इंटीग्रेशन या फिर डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस डेल क्रॉस F स्टोक्स थ्योरम लगाऊँ, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, डॉट एन कैप, तो ये S1, अगर मैं S1 के करस्पॉन्डिंग देखूँ S1, तो एन कैप डॉट ds, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो लाइन इंटीग्रेशन यहाँ पे क्लोज लाइन इंटीग्रेशन अलोंग C, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास f डॉट, कितना आ जाएगा ये, f डॉट dl आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। ये तो किसके लिए होगा, सरफेस S1 में। अगर मैं S2 में लगाऊं तो S2 में क्या आ जाएगा, देखो, तो दिस इज इक्वल टू S2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो, दिस इज डेल क्रॉस f एंड डॉट एन कैप इंटू ds, दिस विल बी इक्वल टू, और दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन C f डॉट dl। अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आप क्या बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा स्टेटमेंट क्या होने वाला है, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। राइट हैंड साइड देख के अगर मैं एक्सेल देखो, आप सिमिलरली S3 सरफेस के लिए देखो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो, दिस इज S3 एंड दिस इज डेल क्रॉस f डॉट एन कैप इंटू ds, तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, अगेन इसके लिए भी सर जो बाउंड्री है वो सेम है यानी C है, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू f डॉट dl दिस थिंग, ओके, क्लियर है बात। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये तीनों चीज़ क्या हैं, सेम है, ये तीनों चीज़ क्या हैं, सेम है, यानी सरफेस पर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। जो सरफेस पर मतलब जो फ्लक्स ऑफ
ध्यान सुनना, फ्लक्स ऑफ कर्ल ऑफ एफ इट डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस, वो सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है, उसकी बाउंड्री पर डिपेंड करता है। ठीक, आपको दिख रहा है ना, एक ये सरफेस था मेरे पास और एक ये बीच में था और एक ये सरफेस था, तीनों सरफेस की बाउंड्री क्या थी, सेम थी, जो क्या है, ये है। ठीक है, ये चीज़ है। और आपने यहाँ से देखा फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम, हमने देखा कि जो फ्लक्स ऑफ कर्ल ऑफ एफ, ठीक है, वो भी किसका फ्लक्स, कर्ल ऑफ एफ का जो फ्लक्स है वो बाउंड्री वो सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करता है, एक्चुअल में बाउंड्री पर डिपेंड करता है, उस सरफेस की बाउंड्री पर डिपेंड करता है। तो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट, तो यहां पर लिखो वी कैन कंक्लूड दैट फ्लक्स ऑफ ठीक है, फ्लक्स ऑफ कर्ल ऑफ एफ इज does not depend upon surface as it depends upon boundary of surface is depend upon boundary of सरफेस। किस पर डिपेंड करता है, ये बाउंड्री ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सरफेस को चेंज करने पर कोई चेंज आया ही नहीं। चेंज कब आएगा, जब हम किसको चेंज करेंगे, बाउंड्री को चेंज करेंगे। क्लियर है बात। अगर मैं इसमें से किसी भी एक सरफेस की बाउंड्री को चेंज कर देता हूं तो आप पाओगे कि मतलब जो फ्लक्स ऑफ कर्ल ऑफ एफ है वो भी क्या हो जाएगा, मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको मतलब ऐसे समझ लें, विजुलाइज कर लें कि क्यों ये बाउंड्री पर डिपेंड करता है। एक बार देखो, तो मैं इसे मिटाऊं, ठीक है, इसे मिटाता हूँ और समझते हैं कि मतलब किस तरीके से ये बाउंड्री पर डिपेंड करता है। एक बार मैं आपको विजुलाइज कराने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक, ओके, तो एक सिंपलेस्ट सरफेस ले लें। ठीक है, तो पहले इसमें इंक भर लेता हूँ मैं, इंक खत्म होगी, धीमा दिख रहा है ना। ठीक है, इंक भर लेता हूँ। तो एक काम करो, एक सिंपलेस्ट सरफेस लो, जो आपका मन कर रहा है वो ले लो। ठीक है, मैं क्या लूँगा वो तुम अपने लिए, जो मेरे लिए जो कन्वीनियंट होगा वो लूँगा, लेकिन आप ले लो, कोई भी एक ले लो। गिर गया यार। ठीक है, तो इसका विजुलाइज करते हैं कि मतलब क्यों सरफेस पर डिपेंड करेगा, क्यों मतलब वहाँ बस तो मैथमेटिकल मतलब वो देख लिया हमने, थोड़ा बहुत विजुलाइज हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, विजुलाइजेशन। और तो ऐसे लिखो, तो मेरे पास कोई एक सिंपलेस्ट सरफेस बोल दूँ, या तो मैं ऐसे मान लो सर्कल मान लूँ, या बोल सकते हैं सर्कल नहीं, डिस्क बोलेंगे उसको, सरफेस की जब बात करेंगे तो अज्यूम कर लो क्या रेक्टेंगल बोल दो, एक क्या बोल दो, रेक्टेंगुलर। एक इस तरीके से रेक्टेंगुलर सरफेस है और इसकी जो बाउंड्री है वो ये है। ठीक है, ये इसकी बाउंड्री है इस तरीके से। ओके, और इस तरीके से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ और मोशन। तो दिस इज सी, ये क्या है, सी है, एंड दिस इज सरफेस एस। तो ये चीज़ क्या है, मेरा सरफेस एस है, जो अंदर है वो क्या है, सरफेस एस है। मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स ऑफ कर्ल ऑफ एफ निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स ऑफ कर्ल ऑफ एफ पासिंग थ्रू दिस सरफेस एस। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस सरफेस एस को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर देते हैं डिवाइड। देखो, इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से एक छोटे से पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसको भी मैंने ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको भी ऐसे किया, इसको भी ऐसे किया, इसको भी ऐसे किया, इसको भी ऐसे किया, ऐसे कर दूँ फटाफट। ठीक है, यूँ करके, तो ऐसे कुछ पार्ट में क्या कर दिया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। और जो एक पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं किसी भी एक एरिया को उठा लूँ, यहाँ से इसको उठा लूँ, अगर मैं इसमें क्या लगाऊँ, स्टोक थ्योरम लगाऊँ, किसमें, इस वाले में अगर मैं स्टोक थ्योरम लगाऊँ, इस छोटे से पार्ट में अगर स्टोक थ्योरम लगाऊँ, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ से पास होने वाला इस कर्ल का जो फ्लक्स होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, एक्चुअल में जो मेरे पास लाइन इंटीग्रेशन ऑफ जो इसकी जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री ये है, तो इसके बराबर होगा, यानी इसकी बाउंड्री पर उस f का लाइन इंटीग्रेशन कितना होगा, उसके बराबर होगा। क्लियर हो रही बात, इसके बराबर। ठीक है, ओके, समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि इस छोटे से पार्ट से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा, इस छोटे से पार्ट, ये ds, ठीक है, ये ds है, इस ds से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा एक्चुअल में किसके बराबर होगा, जो उस
फील्ड की जो वैल्यू होगी इसकी बाउंड्री पर उसके बराबर होगा। ठीक है, अभी मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, इस तरीके से मूव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले से मान चुका हूँ कि मैं ऐसे यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव करूँगा। नाउ सिमिलरली मैं किस में निकालूंगा, इसमें निकालूंगा, फिर इसमें निकालूंगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, यानी हर मतलब जो मेरे पास डीएस है हर डीएस में क्या निकालूंगा, इस चीज़ को कैलकुलेट करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा, या फिर टोटल कर्ल थ्रू मतलब टोटल कर्ल ऑन दिस सरफेस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कैसे घूमना पड़ेगा मेरे को, क्लॉकवाइज तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम जाओ, यूँ करके घूमे, यूँ करके घूमे, और ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये वेक्टर है, ये वेक्टर यहाँ पर ऐसे है, ये वेक्टर यहाँ पर ऐसे है, तो क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये तो कितना होगा, 0 होगा, तो ये बचा ही नहीं, तो ये वाला तो बचा ही नहीं, ये उड़ गया। ठीक है, उसी प्रकार इधर देखो, यहाँ भी इसमें भी कैसे मूव करना पड़ेगा, मुझे ऐसे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, और यहाँ पर फिर ऐसे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये तो हुआ ही नहीं इधर, ये बचा ही नहीं। ओके, ये तो बचेगा ही नहीं। ठीक, समझ में आ रही बात। उस तरीके से इस वाले में देखो, ये वाला मैंने छोटा यहाँ पर जूम कर रखा है, यहाँ पर भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आया तो ये तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो सिमिलरली इसमें देखो, तो ये यहाँ पर भी कैसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऐसे आना पड़ेगा, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, ये दो उड़ गए, नहीं उड़ गए। ठीक है, क्योंकि उन दोनों की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वहाँ वेक्टर था, एक ऐसे था, एक ऐसे था, तो नेट कितना होगा, 0 हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी कैसे घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमे, फिर ऐसे घूमे, फिर ऐसे घूमे, फिर ऐसे, तो अगेन ये दो 0 हो जाएंगे, तो ये उड़ गया। आप देख पा रहे हो, ऐसे ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, सिर्फ बचेंगे कौन से वाले, बाउंड्री वाले, तो सब मिटा दूं मैं, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे मेरे, मतलब ये सब उड़ जाएंगे, और बचेगा कौन सा वाला, बाउंड्री वाला। तो ये क्या हो गया, एक टाइप से विजुअलाइजेशन हो गया कि मैं अगर हर जो छोटा छोटा सरफेस है उसमें अगर ये चीज़ कैलकुलेट करूँ तो अल्टीमेटली मेरे पास सिर्फ ये बच पा रहा है, लास्ट बाहर वाला यानी बाउंड्री का, बच रहा नहीं बच रहा है। तो यहाँ से हम ऐसे इस तरीके से विजुअलाइज भी कर सकते हैं, यानी जो फ्लक्स ऑफ कर्ल ऑफ एफ है वो किस पर डिपेंड करता है, बाउंड्री पर डिपेंड करता है, न कि सरफेस पर। क्लियर होगी बात। तो ये क्या होगा, एक टाइप से हमारा विजुअलाइजेशन हो गया। क्लियर बात। नाउ अब बात आती है किसकी, इसके वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन किससे करेंगे, हम क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कि कितना टाइम हमने पढ़ लिया यहाँ पर, फिर उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा। अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, तो देख लेता हूँ एक बार में। हाँ, टाइम हो गया है लगभग 38 मिनट हो गया है। ठीक है, 38 मिनट हो गया है, तो मतलब टाइम हो ही गया है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन लंबा होगा तो ये 1 घंटे की हो जाएगी वीडियो, तो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो की पूरी सीरीज जहाँ तक होगी, कम से कम 20 वीडियो होगी शायद आज, ये शायद लेक्चर नंबर कौन सा है, मतलब 29 है, 29 वीडियो होगी, 20 वीडियो बोल रहा हूँ मैं, कितनी होगी, 29 वीडियो होगी। तो मतलब इतनी मेहनत कर रखी है तो इसको लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। और जो वीडियो बना रखी है, जैसे क्वांटम मैकेनिज्म बना रखी है और सॉलिड में बना रखी है, पूरी मेहनत से बना रखी है। ठीक है, मैंने वैसे ही बोल रखा है कि क्वांटम की जो सीरीज़ बनाने में बहुत मेहनत लगी है मेरे को, क्योंकि वो टॉपिक मेरे खुद के लिए क्या था, बहुत टफ था। ठीक, लेकिन मैंने उस पर दिन रात एक करके मतलब पूरा मतलब बहुत सारी बुक को इकट्ठा करके हर जगह से थोड़ा थोड़ा लेके वो लेक्चर सीरीज आपके लिए क्या कर रखी है, तैयार कर रखी है। तो उसे भी देखो और सॉलिड को भी देखो, न्यूक्लियर को भी देखो, और एटॉमिक बना रखी है, एटॉमिक को भी देखो। एटॉमिक को तो आप बहुत प्यार दे रहे हो, ठीक है, क्वांटम को भी बहुत प्यार दे रहे हो। ठीक है, और अभी वेक्टर में उतना आपका इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है मेरे को, लेकिन हाँ, लेकिन जो और जो टॉपिक है वहाँ पर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप देख भी रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइबर ही है, मुझे उसी से पता चलता है कि मतलब मेरी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो कर्ल थ्योरम आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस कर्ल थ्योरम का हम वेरिफिकेशन करेंगे, एक क्वेश्चन की हेल्प से, ग्रिफिथ से एक क्वेश्चन लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।